हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। थर्मोडायनेमिक्स में जो है थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है उसकी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है और जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है उसकी थ्योरी बच रही है। तो आज जो है हम थर्मोडायनेमिक्स की जो हमने थ्योरी पढ़ी है अभी तक उस पर जो क्वेश्चन आरपीएससी प्रीवियस ईयर के जो स्कूल लेक्चर का एग्जाम है उसमें जो पूछे गए हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसने थ्योरी के वीडियो देख रखे हैं अच्छी बात है, जिसने थ्योरी के वीडियो नहीं देखे पहले वो थ्योरी के वीडियो देख लीजिए ताकि आपका जो आज का वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। थ्योरी के वीडियो के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसने क्या दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे कह रहा है रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। तो यहां पर एक बात तो ये होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो यहां पर हम एनर्जी लिख सकते हैं प्लस या माइनस के फॉर्म में, और एक हम डेल एच बता सकते हैं कि जो डेल एच रिएक्शन है वो क्या होगा। तो यहां पर इसने क्या रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है जहां पर ऊष्मा बाहर निकल रही है। समझ में आई बात। अब यहां पर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एक्सप्रेशन। वैलिड एक्सप्रेशन का मतलब सही है। निम्न जो चार ऑप्शन है उनमें से चार सही कौन से। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसको मैं हिंदी में भी समझाता हूँ और मेनली जो मैं समझाता हूँ वो हिंदी में ही समझाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमको हिंदी में भी चाहिए। तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, केमिस्ट्री के कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। हिंदी जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा वैलिड एक्सप्रेशन मतलब सही कौन सा है निम्न में से। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर आप एंथैल्पी कहना चाहते हैं तो एंथैल्पी कह सकते हैं, रिएक्शन एनर्जी कहना चाहते हैं तो रिएक्शन एनर्जी, या सिंपल एनर्जी कह सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं ये शॉर्ट में बना देता हूँ। एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में ये आपके ग्राफ ऐसे बनता है। एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, ऐसे, मतलब हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, या अगर आप एंथैल्पी के सेंस में कहेंगे तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा शेपी है तो रिएक्टेंट की जो ऊष्मा थी उसने ऊष्मा निकाली तब जाके प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है डेल एच रिएक्शन इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन की बात करते हैं डेल एच रिएक्शन, तो डेल एच रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो जो डेल एच रिएक्शन आएगा वो लेस देन जीरो आएगा। इसका मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव। डेल लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। अब आप देखेंगे एंडोथर्मिक में डेल एच रिएक्शन पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक में डेल एच रिएक्शन नेगेटिव होता है। तो ये आपके स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अभी कह रहा है डेल एच रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। तो डेल एच पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है डेल एच रिएक्शन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके लिख के दे रहे हैं पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो आप ये देखेंगे कि डेल एच रिएक्शन पॉजिटिव और यहाँ पर डेल एच रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर ये आपके दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर ज़्यादा आएगी तो डेल एच भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये आपके सही हो गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या है कि सही आंसर आपको याद है कि भाई एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। अब मतलब एक ही है, चाहे लेस देन जीरो कहो चाहे नेगेटिव हो। फिर भी हमने बाकी ऑप्शन चेक कर लिए। एक बात आप नियम बना लेना, कभी भी एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो जब तक चारों ऑप्शन आप चेक ना करो आंसर टिक करने की जरूरत नहीं है। माना आपको आता है लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन एक बार आप चेक करो कि भाई चारों ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर एक सही होगा और तीन गलत होंगे। तो आप कोशिश ये करो कि जो गलत है उनको कैंसिल आउट करो कि भाई हाँ ये गलत है, कंफर्मेशन हो गया और ये हमारा सही है। बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ स्टेट फंक्शन। तो मैंने आपको बता रखा है स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वर्क और हीट ये दो आपके पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी लगभग सारे आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ स्टेट फंक्शन, मतलब यहाँ पर जो सेट दे रखे हैं वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन के होने चाहिए। तो अब आपको पता है कि दो आपके होते हैं वर्क और हीट, ये पाथ फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप पहले काम क्या करो, वर्क और हीट ढूंढो। तो इसमें वर्क भी आ गया और इसमें हीट भी आ गया।
फ्री एनर्जी एंथैल्पी वर्क, इसमें वर्क आ गया, इसमें हीट आ गया, तो यहाँ पर हीट आ गया, वर्क आ गया, तो ये तो वैसे ही पाथ फंक्शन के हो गए। अब यहाँ पर ये वाला चेक करते हैं, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, ये तीनों स्टेट फंक्शन है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये भी चेक करो कि सही ऑप्शन कौन सा है और ये भी चेक करो कि गलत ऑप्शन कौन सा है, उससे आपके नेगेटिव होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस में अगर आप लाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब आइसोबैरिक को हिंदी में कहते हैं समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम। तो आइसोबैरिक का मतलब होता है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब वह प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर हमने कहा फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्यों, आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में चेंज क्या होगा, जीरो होगा, तो ये ऑप्शन आपके सही हो गया। इसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी थी तो वो हीट चेंज किसके बराबर था, डेल ई के बराबर। और जब हमने कांस्टेंट प्रेशर की बात की थी तो जब प्रेशर कांस्टेंट था तो क्यूपी जो था वो डेल एच के बराबर था। तो ये आपने अगर थ्योरी वीडियो ढंग से देखा तो ये भी आपको याद होगा कि क्यूपी जो है वो डेल एच के बराबर है। अब जो डेल एच होता है वो क्या होता है, डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ये भी सही है आपके कांस्टेंट प्रेशर के लिए। और डेल एच इक्वल टू पी डेल वी, ये गलत है। तो अगर यहां पर हम देखेंगे कि डेल पी जीरो है, आइसोबैरिक के लिए सही है, डेल एच इक्वल टू क्यू पी, ये भी सही है, और डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, ये भी सही है। तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डेल एच होता है वो केवल पी डेल वी के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर डेल एच इक्वल टू पी डेल वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल एच इक्वल टू पी डेल वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइस एंड वाटर आर एट इक्विलिब्रियम एट 273 केल्विन बिकॉज, तो ये कह रहा है कि अगर हम केल्विन की बात करें और इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहां पर कंडीशन दे रखी है इक्विलिब्रियम की, कंडीशन क्या दे रखी है, इक्विलिब्रियम की एट 273 केल्विन बिकॉज। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, तो यहां पर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की कंडीशन की तो आपको मैंने बता रखा है कि डेल जी जो है तीन तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। डेल जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस और जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर अगर ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है मतलब डेल जी की वैल्यू जीरो होगी, तो एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन ये आपको पता होना चाहिए कि डेल जी की वैल्यू जब जीरो होती है तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर डेल जी का जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको डिटेल में सारी कंडीशन बताई थी कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब यहाँ पर जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो करेंगे तो डेल जी की वैल्यू जीरो आ गई, तो जीरो इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साइड आएगा माइनस वाला, तो डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे आइस एंड वाटर आर एट इक्विलिब्रियम एट 273 केल्विन बिकॉज, कंडीशन क्या है, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस। या फिर दो तरीके से कह सकते हैं, या तो डेल जी जीरो हो या डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एस गलत हो गया, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस ये सही है, डेल एच इज लेस देन टी डेल एस ये भी गलत है, और डेल जी इज पॉजिटिव ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमने देखा तीन ऑप्शन गलत हो गए और एक ऑप्शन आपके सही है, डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एस। यहाँ पर आपके या तो ये होना चाहिए था या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता था डेल जी इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपको आप देखेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि कब स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस की और कब इक्विलिब्रियम की। और डेल जी इक्वल्स टू टी डेल एस, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, और इसकी सारी कंडीशन जो है कब स्पॉन्टेनियस होगा ऑलवेज, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये सारा मैंने आपको बता रखा है। स्पॉन्टेनियस के लिए एक शब्द और आता है, टर्म और आती है फीजिबल। तो अगर फीजिबल टर्म आए तो आपको वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीजिबल का मतलब है जो आसानी से स्वतः हो जाए, तो वो स्पॉन्टेनियस का मतलब ही है, ऑल्टरनेट टर्म कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस। तो कौन सा जो थर्मोडायनेमिकल लॉ है एब्सोल्यूट एंट्रोपी को कैलकुलेट करने में काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस की आपको किसी भी टेम्परेचर पर एंट्रोपी निकालनी है। तो अगर हम बात करें एंट्रोपी किसी भी टेम्परेचर टी पर, तो एस टी जो है हमने देखा था कि भाई हम टेम्परेचर डेल एस निकालते हैं और लिमिट हमने लिख ली थी 0 से
T, तो हमने कहा था एस टी माइनस एस जीरो। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होती है। तो हमने कहा था ये 0 होगी, तो जो डेल एस था वो हमारा एस टी के बराबर आ रहा था और हमने एस टी का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। तो यहाँ पर जब एब्सोल्यूट एंट्रोपी की बात आएगी तो आपके कौन सा लॉ आएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा लॉ आएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि देखिए फिजिकल के जो टॉपिक होते हैं वहां पर ऐसा नहीं है कि सारे न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, वहां पर आपके दोनों चीज चलती है, 3 चीज चलती है, एक न्यूमेरिकल, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, ये आपके सारे, अभी तक न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया। तो वहां पर आपके 3 चीज क्लियर होनी चाहिए, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, फॉर्मूला, उसको फॉर्मूले को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कंडीशन क्या होगी, और एक होता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ये होता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले में आप वैल्यू कैसे पुट करके उसको सॉल्व करते हैं, वो न्यूमेरिकल होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी आर। अब देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है। सही नहीं का मतलब क्या है, पहली बात तो यहाँ पर 4 में से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। तो यूनिट्स का मतलब ये तो कह रहा है कि एंट्रोपी की कौन सी यूनिट्स है, बोलते कौन कौन सी इकाई है। तो पहली बात तो यहाँ पर एक ही पूछा है, तो यहाँ पर लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, मतलब एंट्रोपी की इकाई क्या है। ठीक है, तो ये करेक्शन था। अब यहाँ पर मैं चाहता तो सही लिख सकता था लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर मैंने एज इट इज लैंग्वेज लिखी है जो एग्जाम में लिखी हुई आई है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आरपीएससी है तो आप उससे 100% ऑथेंटिसिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। छोटी मोटी टाइपिंग एरर या थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, तो आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है कि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक आएगी तो हमको उसको कैसे समझना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अब आपके ऑप्शन की अगर हम बात करें, कैलोरी इंटू डिग्री, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पर कैपिटल के और जी लिखा है, ऑब्लिक में मोल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक समस्या आरपीएससी की ये है कि कैपिटल के का मतलब हमें निकालना क्या है, वो हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब इसका हिंदी में हम देखते हैं तो हिंदी में ऑप्शन इसका एज इट इज लिखा हुआ है जैसा इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है के कैलोरी पर मोल, तो इसका हिंदी में लिखा हुआ है किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो कैपिटल के है वो इसने किलो के लिए के काम में लिया है या केल्विन के लिए के काम में लिया है। एक्चुअल में जब हम किलो के लिए के काम में लेते हैं तो किलो जूल अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, या किलो कैलोरी आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। सी छोटा भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, लेकिन के छोटा आता है। तो जब किलो के लिए के काम में लेना होता है तो के छोटा आता है और केल्विन के लिए के बड़ा आता है, लेकिन वो टाइपिंग एरर हो जाती है, तो वहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम चारों ऑप्शन देखते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा चारों ऑप्शन चेक करके फिर आप सॉल्व करिए, और थोड़ी बहुत आपको एडजस्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि अब यहाँ पर इस के का मतलब क्या निकल रहा है, ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करने की अगर हम बात करें तो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला पढ़ रखा है, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई क्यू आप कैलोरी में भी ले सकते हो, जूल में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्रोपी की यूनिट की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलोरी पर केल्विन। अगर मैं हीट को कैलोरी में ले रहा हूँ तो कैलोरी पर केल्विन, या फिर मैं कह सकता हूँ जूल पर केल्विन। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि केल्विन जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कैलोरी इंटू डिग्री, मतलब कैलोरी इंटू डिग्री का मतलब टेम्परेचर से इसने दे रखा है, तो इनटू में तो है नहीं केल्विन, मल्टीप्लाई में है नहीं, डिवाइड में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये कह रहा है कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो पर केल्विन है इसमें, इसको एक बार छोड़ देते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि पर केल्विन नहीं है ऑप्शन में, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, और इस ऑप्शन में भी पर केल्विन नहीं है, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो यूनिट आ रही है कैलोरी पर केल्विन आ रही है या जूल पर केल्विन आ रही है। तो पर केल्विन हमने चेक करा कि किस में है, तो पर केल्विन आप देखोगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचा एक ऑप्शन। अब आप देखेंगे कि यूनिट जो है हमारी तो कैलोरी पर केल्विन है, लेकिन यहाँ पर कैलोरी पर मोल पर केल्विन है, तो एक टेक्निकल मिस्टेक यहाँ पर भी है। तो अगर मैं सिंपल एंट्रोपी की यूनिट की बात करूँ तो कैलोरी पर केल्विन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कैलोरी पर केल्विन। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मोलर एंट्रोपी की,
तो मोलर एंट्रोपी में पर मोल भी जुड़ जाता है साथ में। तो यहां पर क्या है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको टिक करोगे, लेकिन यहां पर टेक्निकल बात यह है कि ये जो यूनिट लिखी हुई है ये एक्चुअल में एंट्रोपी की यूनिट नहीं है, ये मोलर एंट्रोपी की यूनिट है। लेकिन क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलेंगे तो हमको यही ऑप्शन टिक करना है। तो यहां पर आपको 3 चीजें सीखने को मिली। पहले तो यहां पर इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी है, द यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी आर की जगह द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन में एक जो कैपिटल के लिखता है, कई बार क्या है टाइपिंग एरर होती है, तो जैसे जूल के आगे के लिखा हुआ है, अब वो स्मॉल होना चाहिए था किलो जूल के लिए, लेकिन कैपिटल लिख दिया। अब इसका हिंदी में भी ऐसे कैसे लिखा हुआ है, हो सकता है ये केल्विन के लिए लिखा हो, और यहाँ पर जो के है कैपिटल के, उसके आगे इसने नीचे हिंदी जो है, इसका हिंदी वर्जन जो है उसमें किलो कैलोरी पर मोल लिखा हुआ है। तो हिंदी भी आप जरूर देखें, कई बार आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, उसका हिंदी में भी चेक करें ऑप्शन क्या है, और इंग्लिश में भी चेक करें। तो यहाँ पर कैपिटल के का मतलब किलो निकल रहा है, एक्चुअल में के छोटा लिखना चाहिए था। अब यहाँ पर कैपिटल के का मतलब केल्विन निकल रहा है या किलो निकल रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन क्योंकि हमने जब ऑप्शन चेक करे तो 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर जो है ये भी एक्चुअल में एंट्रोपी की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है, मोलर एंट्रोपी की। तो क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको उसको टिक करना है, ये नहीं कि भाई हमसे तो एंट्रोपी की पूछिए, मोलर एंट्रोपी की हम क्यों करें, छोड़ के आगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत एरर है लेकिन उसमें भी ऑप्शन पे आंसर पे जाया जा सकता है, तो 100% आप अटेम्प्ट करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है आरपीएससी जब थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स होती है तो क्वेश्चन डिलीट नहीं करती। तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आएंगे और डिलीट नहीं हुआ तो आप लॉस में रहेंगे। तो आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर डिलीट हो गया तो वो सबके लिए डिलीट हो जाएगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया और डिलीट नहीं हो तो आपको नुकसान होगा। इसलिए अटेम्प्ट जरूर कीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन मोर करेक्ट है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कौन सी शर्त गलत है। अब कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, हमने इनकरेक्ट तो पढ़ा ही नहीं, हमने क्या देखा, विच ऑफ द फॉर अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, इतना ही पढ़ा हमने क्वेश्चन और हम ऑप्शन देखने लग गए। हमेशा क्वेश्चन को पहली बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद वापस से क्वेश्चन को पढ़ें। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होते हैं। तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा होता है और कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन चारों ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा 2 + 2 कितने हैं, तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा 4। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सी कंडीशन गलत है, तो वहां पर आपको चारों ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे। तो यहां पर अगर मैं चारों ऑप्शन की बात करूं तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि जो फ्री एनर्जी है वो कम हो रही है। अब फ्री एनर्जी अगर लिखा हुआ है केवल, तो वो इसका मतलब गिव्स फ्री एनर्जी से ही है। अगर फ्री एनर्जी लिखा हुआ तो उसका मतलब गिव्स फ्री एनर्जी से ही है। तो यहां पर लिखा हुआ इट इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, इसका मतलब अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये फ्री एनर्जी में कमी के साथ हो रही है। फ्री एनर्जी की कमी का मतलब जी जो है वो कम हो रहा है, तो जी कम होगा, इसका मतलब डेल जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, या डेल जी जो है वो 0 से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर तीनों का मतलब एक ही निकलता है कि जी की वैल्यू कम हो रही है, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, या डेल जी की वैल्यू 0 से कम है। तो यहाँ पर ये कह रहा है इट इज अकम्पनीड बाय अ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डेल जी अगर नेगेटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होती है। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है डेल जी इज नेगेटिव, इसका मतलब यही निकल रहा है। तो देखिए यहां पर लैंग्वेज अलग अलग है, मतलब एक ही है। अगर मैंने कहा डेल जी नेगेटिव है उसका मतलब भी वही है, मैंने कहा डेल जी की वैल्यू 0 से कम है उसका मतलब भी वही है, और मैंने कहा जी की वैल्यू कम हो रही है तो उसका घूम फिर के मतलब वही निकलेगा कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा सही हो गया, डेल जी इज पॉजिटिव, ये गलत हो गया। अब ये कह रहा है डेल एच इज लेस देन टी डेल एस। अब यहां पर ये कह रहा है फॉर अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट। अब यहां पर ये डेल जी इज पॉजिटिव, ये आपके गलत हो गया। अब ये कह रहा है डेल एच इज लेस देन टी डेल एस। यहां पर ये कंडीशन ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि डेल एच कब तो कम होना चाहिए और कब ज्यादा होना चाहिए टी डेल एस है, वो डिपेंड करता है उसके साइन पर। तो यहां पर देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ना तो हम इसको पूरी तरीके से सही कह सकते हैं ना ही इसको हम पूरी तरीके से गलत कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें
तो डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब ये अगर स्टेटमेंट कह रहा है डेल एच इज लेस देन टी डेल एस, अब ये कह रहा है डेल एच जो है लेस देन है टी डेल एस है, तो अगर मैं कहूँ कि डेल एच मान लीजिए पॉजिटिव है और डेल एस भी पॉजिटिव है, इस कंडीशन में ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि ये कम होगा तो ये आपके ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव वाली टर्म तो ये सही हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है पार्शियली सही है, पार्शियली गलत है। तो यहाँ पर क्योंकि डेल जी इज पॉजिटिव, ये कंप्लीटली गलत है, तो कोई डाउट नहीं है, इसको आप टिक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो हमने क्या देखा, 4 में से 2 तो बिल्कुल सही है 100%, एक 100% गलत है, और चौथा कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि साइन क्या होंगे। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डेल एच इज लेस देन टी डेल एस, और अगर दोनों नेगेटिव है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेल जी इज पॉजिटिव पूरा 100% गलत है, तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन को ही टिक करना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, डेल जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि डेल जी जो है उस पर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही एग्जाम में आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एट एब्सोल्यूट जीरो इज एक्सपेक्टेड टू बी। ये कह रहा है कि अगर एंट्रोपी जीरो है, सॉरी अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन है, तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी 0 केल्विन पर। वहां पर हम देखते हैं कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये बताता है कि अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0 होती है। लेकिन अगर उसने परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का शब्द काम में नहीं लिया है तो भी आप कॉमन टर्म काम में ले सकते हैं। मतलब कॉमनली आप कह सकते हैं कि कंपाउंड जो है या एलिमेंट जो है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। कब? 0 केल्विन पर। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, द एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब यहां पर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि केवल परफेक्टली क्रिस्टलाइन के लिए, वो नॉर्मल बात कर रहा है, जनरली बात कर रहा है। द एंट्रोपी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एट एब्सोल्यूट जीरो इज एक्सपेक्टेड टू बी। 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम एंट्रोपी की एक्सपेक्टेशन, आशा कितनी करते हैं कि वैल्यू कितनी होगी। तो हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी की वैल्यू क्या आती है, 0। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द 1 स्टेप डीकंपोजिशन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर उसने कंडीशन जो है स्टेट नहीं दे रखी है, फिजिकल स्टेट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, नहीं दे रखा है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं दे रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं दे रखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम रिएक्शन उसमें दे रखी होती है लेकिन यहां नहीं दे रखी। तो ये कह रहा है फॉर द 1 स्टेप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होकर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये कह रहा है द एंट्रोपी चेंज इज, इस अभिक्रिया में एंट्रोपी चेंज क्या होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि कई प्रकार की वो अभिक्रियाएं देगा, उसमें पूछेगा डेल एच के लिए और डेल एस के लिए। तो यहां पर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो एंट्रोपी का ऑर्डर होता है सॉलिड से ज्यादा लिक्विड की होती है और लिक्विड से ज्यादा गैस की होती है। तो जब आप रिएक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट में सॉलिड था केवल और प्रोडक्ट में गैस भी है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में सॉलिड था और प्रोडक्ट में गैस बन रही है। इसका मतलब एंट्रोपी जो है, क्योंकि गैस बन गई या गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर आंसर क्या होगा कि द एंट्रोपी चेंज इज, तो आप कह सकते हैं कि भाई या तो बढ़ रही है, तो बढ़ने की जगह इसने क्या दे दिया, पॉजिटिव। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर S की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब भी वही है, डेल S पॉजिटिव है इसका मतलब भी वही है, और डेल S की वैल्यू 0 से ज्यादा है उसका मतलब भी वही है। तो यहां पर आंसर आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो वहां पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आगे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। यहां पर कौन सा कारक है जो ये बता रहा है कि रिएक्शन की होने की संभावना। तो यहां पर आंसर होगा आपके डेल जी। यहां पर आंसर क्या होगा आपके डेल जी। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे कि भाई हमने स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया तो डेल एस भी पढ़ रखा है और डेल जी भी पढ़ रखा है। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम बाकी क्राइटेरिया पढ़ते हैं, जैसे डेल जी की बात करते हैं, तो वहां पर केवल सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं,
सिस्टम की। लेकिन जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो वहां पर आप स्पॉन्टेनियस का जब क्राइटेरिया देखते हो तो वहां पर आपके सिस्टम की भी बात करनी पड़ती है और सराउंडिंग। वहां पर आप ऐसे नहीं कहते कि जो डेल एस सिस्टम में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी चेंज के हिसाब से हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे या नहीं कहेंगे। वहां पर आप क्या कहते हो, डेल एस यूनिवर्स के हिसाब से आप आंसर निकालते हो, मतलब डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग के हिसाब से आप आंसर निकालते हो कि डेल एस यूनिवर्स की वैल्यू 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डेल जी की प्रेफरेंस ज्यादा है, क्योंकि डेल जी जो है वो ज्यादा आसान है। वहां पर हम केवल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डेल जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिजिबिलिटी होगी। तो यहां पर आपको डेल एस में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो मोर करेक्ट है वो आपके डेल जी ही है। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है तो आप डेल जी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एच, तो वहां पर आपको वो स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो वहां पर हमने ये देखा कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। वहां पर आपके डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और डेल एस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। कंडीशन डिपेंड करता है कि भाई डेल एच की वैल्यू क्या है, डेल एस की वैल्यू क्या है, बाकी दोनों के साइन पे डिपेंड करता है। वो सारी डिटेल मैंने आपको समझा रखी है। तो यहां पर डेल एस के साइन कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं कर रही रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करिए, डेल जी के साइन पे। डेल जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन होने की संभावना है, और डेल जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन होने की संभावना नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि डेल जी पे ही क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन आ गए, एक ही एग्जाम है, केवल 2011 का पेपर है। 2011 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2012 में हुआ था उसमें थर्मोडायनेमिक्स के 11 क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही पेपर में। एक आपके थर्मोकेमिस्ट्री का था तो वो हमने नहीं लिया है। तो आप देखेंगे कि एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही एग्जाम में। उसमें से आप देखेंगे कि जो डेल जी के कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चन आ गए और एंट्रोपी के कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन आ गए। तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं, एंट्रोपी पे 2 आ गए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, और एक आपके एंट्रोपी की यूनिट आ गई। तो थर्मोडायनेमिक्स आप देखेंगे कि जो थ्योरी वीडियो मैंने आपको बनाया 6 वीडियो बनाए, 6 या 7 वीडियो बनाए, और 6 या 7 वीडियो में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री को छोड़ के। तो आप देखेंगे 8 या 9 थ्योरी के वीडियो होंगे और उन थ्योरी की वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है छोटा टॉपिक है। आप देखेंगे काइनेटिक्स वाला जो यूनिट था उसमें वीडियो की जो लेंथ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और नंबर ऑफ वीडियोस भी बहुत ज़्यादा थे, 17 वीडियो थे थ्योरी के। उसके बाद क्वेश्चन के थ्योरी और क्वेश्चन मिला के थे। यहाँ पर आप देखेंगे 6 या 7 या 8 थ्योरी के वीडियो हैं, उसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक ही एग्जाम में 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जनों का कमेंट्स था कि सर थर्मोडायनेमिक्स हमें बहुत टफ लगता है, लेकिन अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे लिए टफ नहीं हो रहे हैं। केवल जो थर्मोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल आएंगे वहां पर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा हमको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आंसर टिक कर सकते हैं और सही टिक कर सकते हैं। प्रैक्टिस का आपका खेल ये है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, कौन सा ऑप्शन कम सही है, या कौन सा ऑप्शन ज़्यादा गलत है, कौन सा ऑप्शन कम गलत है। ये आपके प्रैक्टिस का काम है। वहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सर ये है तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। जब 100% आपको पता है ये गलत है तो आपको इसी को टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर डिलीट नहीं हुआ, अब देखिए इसमें डिलीट करने वाली कोई बात नहीं है, ये आपके कंडीशन है तो आप मान के चलिए ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है इसलिए सही है। तो यहाँ पर अब आप ये भी मान के चलिए कि सर ये तो एक्सेप्शन की बात कॉमन स्टेटमेंट है कि भाई कॉमन स्टेटमेंट का मतलब एलिमेंट और कंपाउंड की अगर एंट्रोपी की बात करें 0 केल्विन पर तो 0 ही माननी है। एक्सेप्शन जरूर है, तो अगर क्वेश्चन एक्सेप्शन पे आएगा तब हम वहां पर बात करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल स्टेटमेंट कह रहा है तो वहां पर हमको 0 ही माननी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स की जो थ्योरी है वो पूरी हो गई है और थर्मोकेमिस्ट्री बच रही है, लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहा था, स्कूल लेक्चर के नहीं बाकी देख रहा था, तो उसमें 1-2 कंसेप्ट जो हैं जो मैं सोच रहा था उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे गए हैं, तो वो कंसेप्ट मैं जो है आपको क्लियर करवा दूंगा ताकि आपको जो है उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो वो जो है मैं एक थ्योरी वीडियो बना दूंगा, छोटा सा बनेगा 10-15 मिनट का, तो वहां पर वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, जितना आप थ्योरी के वीडियो देखेंगे अच्छे से उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमको केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, थ्योरी पे हम ध्यान नहीं देते। देखिए थ्योरी अगर क्लियर होगी
तो ही आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो पहले थ्योरी ढंग से पढ़ो, थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूले याद करो। अब एक हमारी आदत क्या होती है कि हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, हमको याद नहीं हुए, हमने क्वेश्चन देखा, अच्छा ये फॉर्मूला है, तो हमने थ्योरी में जाके देखा, अच्छा ये फॉर्मूला ये दे रखा है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। वहां पर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देख कर रहे हो। आपको क्या करना है, थ्योरी ढंग से पढ़नी है, पढ़ने के बाद आप कॉपी को बंद कर दो, जो आपके नोट्स है उसको बंद कर दो और बिना थ्योरी देखे क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद आप चेक करो कि भाई आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। थ्योरी देखकर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं होगी। तो पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो वहां पर आपकी ये आदत नहीं होनी चाहिए कि बार बार थ्योरी देख रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, बार बार थ्योरी देखने की जरूरत पड़ रही है, तो पहले आप क्वेश्चन को साइड में रख दो, पहले आप ढंग से थ्योरी पढ़ो। और थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी समझने के बाद, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, थ्योरी याद होने के बाद तब जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उसके बाद वापस से थ्योरी जब आप रिवाइज करो तो वहां पर आपको क्लिक हो जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।